गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ध्यान रखिए, सबकी नजरें थी कल देर रात जो FOMC यानी कि अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो रेट्स डिसाइड करने वाली कमेटी है उसकी बैठक होनी थी। उस बैठक का आउटकम आ चुका है कल देर रात और मेरे ख्याल से कुछ बदला नहीं है। ऐसा कुछ एडवर्सरियल कुछ अनाउंसमेंट आए नहीं है। मोटा मोटी कि 2015 में रेट हाइक्स होते हुए नजर आएंगे, शायद 1 या फिर 2 रेट हाइक्स हो सकते हैं। इकोनॉमी पटरी पर है, लेकिन अभी भी थोड़े से डेटा पॉइंट्स को क्लोजली वॉच करेंगे। तो वो रेटोरिक टाइप है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात वहां से नजर नहीं आई। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स आपने देखा होगा हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आया फाइनली। इनफैक्ट परसों भी हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स इस बैठक की शुरुआत के समय भी अच्छा पॉजिटिव साइड में मूव दिखा रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स ऑब्वियसली एंटिसिपेशन क्योंकि बंद हो चुके थे, FOMC का आउटकम देर रात आया तो यूरोप में उस लिहाज से नर्वसनेस थी। एशियन पैक आपकी स्क्रीन पर मिला जुला कामकाज, ज्यादातर एशियन मार्केट इनफैक्ट हल्की कमजोरी के साथ ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। एसिक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद इंडियन मार्केट की कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होती हुई नजर आए। ऐसे में नीरज जी क्या रणनीति होगी आज के लिए? मोटामोटी खरीदारी का रुझान आज भी रखें, कल भी जैसी थीम थी कि ज्यादा फोकस बाय साइड में रखना चाहिए, लेकिन 1-2 स्टॉक शॉर्ट्स के हो सकते हैं। बैंक को फाइनेंशियल्स में कल फोकस था सेक्टर्स का और सही साबित हुआ। आज भी हमें लगता है कि बैंक शेयरों पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल बैंक लेगार्ड था। बैंक में कल तेजी नहीं थी। बैंकिंग के अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी कल उन्होंने आउट परफॉर्म किया था। उसकी बड़ी वजह थी, खबर भी आ गई थी शाम तक मार्केट बंद होने तक। लेकिन बैंक में हमें लगता है कि आज तेजी दिखेगी। उसकी वजह यह है कि पूरे मार्केट में जिस तरीके से एक रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें बैंक पीछे है और बिना बैंक के मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। तो 2 बातें हो सकती है, या तो बैंक भी चले या मार्केट नीचे आए। तो चूंकि व्यू ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, 8200 क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आज बैंक सेक्टर पर फोकस होना चाहिए और खरीदारी की राय ज्यादातर यहाँ पे हम रखेंगे। आशीष ग्रीस फोकस में रहेगा, खरीदारी पर तो फोकस ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन कुछ गेंदबाज भी होंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत हम टोरेंट फार्मा के साथ करना चाहेंगे। कल एक मार्केट बंद होते होते 10-15 मिनट पहले एक खबर आई थी कि इनके लिए जो FII की लिमिट थी FDI की वो बढ़ा दी गई है और वो 35% तक कर दी गई। सेक्टर्स लगता है काफी पॉजिटिव है। वैसे भी सेक्टर्स कल लगातार मानना था कि फार्मा स्पेस है, IT स्पेस है, वहां सिलेक्टेड पॉकेट में आपको बहुत अच्छी खरीदारी के मौके मिलेंगे। और टोरेंट फार्मा बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है फंडामेंटली भी और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो ये कर रही है। तो सेक्टर्स को लगता है टोरेंट फार्मा में आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और ये जो खबर आई है कि इसमें जो लिमिट बढ़ाई गई है निवेश, विदेशी निवेश की, वो इसके लिए काफी पॉजिटिव है। 1307 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1335-40 का लक्ष्य लेते हुए टोरेंट फार्मा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मोजर बेयर अगला स्टॉक होगा। इसको इसलिए सेलेक्टर्स ने चुना है कि कल जो कैबिनेट ने 4-5 फैसले लिए थे उसमें एक फैसला ये भी था कि जो सोलर एनर्जी है उसको सरकार बढ़ावा देगी और अगले 4-5 साल के लिए करीब 3-4 लाख करोड़ के प्लान सामने रखे गए हैं। और कल एकदम शुरुआती इस फाइनेंशियल ईयर के कुछ समय के लिए 15-20 हजार करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। तो सेलेक्टर्स मानना कि ऐसी कंपनियां जो सोलर पैनल बना रही हैं उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गांव-गांव में सेलेक्टर्स का आइडिया ये है कि गांव और शहरों में सरकार जो है सोलर पैनल लगाना चाहती है लोगों को। तो उससे 2 फायदे होंगे, तो बिजली की समस्या सुलझेगी और दूसरा अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली तो आप उसको बेच भी सकते हैं लोकल अथॉरिटी को, लेकिन वो तो दूर की बात है। बहरहाल मोजर बेयर को इसका फायदा होगा क्योंकि फोटो ऑप्टिक में लीडिंग प्लेयर है। 12.25 का लक्ष्य रखिए, 11.50 पे स्टॉप लॉस। आशीष फोकस खरीदारी पर ही रहेगा शुरुआत में और हमें लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में फिर से रियल एस्टेट एज अ पैक फोकस में रह सकता है और वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अनंत राज में आप दाव लगा सकते हैं। एक NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन बेस्ड रियल्टी कंपनी है। 1100 एकड़ का मैं देख रहा था इस कंपनी का लैंड बैंक है, 40% इसमें से रेजिडेंशियल के लिए मार्क्ड है। कंपनी क्लेम करती है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स हैं। इनफैक्ट 500 एकड़ दिल्ली में ही और 500 एकड़ कहा जाता है दिल्ली से 50 किलोमीटर के रेडियस पे इस कंपनी के पास जमीन है। इनफैक्ट इस कंपनी ने कुछ होटल्स भी बनाए थे जो कि लीज आउट कर दिए गए हैं, 4 सीजन्स, रॉयल ऑर्किड जैसी दिग्गज कंपनीज को। और कई सारे पॉजिटिव्स हैं, एक तो तगड़ा लैंड बैंक, अच्छा खासा हॉस्पिटैलिटी वगैरह का एक्सपोजर जो इस कंपनी का है। सबसे की ट्रिगर तो कल जो बाजार बंद होने से पहले आया था कल दिन के दौरान, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग को सरकार ने एक बड़ा थ्रस्ट देने की कोशिश करी है, फिलिप देने की कोशिश करी है और बीटन डाउन रियल्टी सेक्टर के लिए तो एक बेहतरीन खबर है। सरकार ने क्या अनाउंस करा? सबवेंशन स्कीम अनाउंस करी है ब्याज दरों पर, लो कॉस्ट इनकम ग्रुप के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनको कहते हैं हम उनके लिए,
इसका मतलब होगा सीधे सीधे कि इंटरेस्ट पेबल इन लोगों के लिए कम होता हुआ नजर आएगा। तो हाउसिंग फॉर ऑल का जो सरकार का एजेंडा था 2022 तक सबको प्रोवाइड करने का, उसकी तरफ एक सिग्निफिकेंट पुश है। तो ऑब्वियस है तमाम रियल एस्टेट कंपनी जो खासतौर पे स्पेस को केटर करने का काम करती हैं, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग करते हैं, वो फोकस में आएंगे। लेकिन उस केस में ध्यान रखें पीएसयू बैंक्स को इस लिहाज से अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंक हमने देखा तमाम सरकार की तमाम स्कीम के चलते लगातार दिक्कतें झेलते हुए नजर आए। लेकिन रियल एस्टेट पूरी तरह से फोकस में आएगा। अनंतराज का एक्सपर्टीज भी है लो कॉस्ट हाउसिंग में। मैं कल ही देख रहा था, इसने बड़े लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट नीमराना नाम का एस्टैब्लिश करा था, पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया, 3000 घर बनाए थे वहां पर। तो वो दिखाता है किस तरह की डिमांड है और किस तरह की एक्सपर्टीज है इस कंपनी की स्पेस में। काफी बड़े निवेशक इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। 63% में प्रमोटर्स का हिस्सा है, 11% इस कंपनी का स्टेक विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई के पास है, और बड़े मार्की डीआईआई नेम्स हैं, घरेलू बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे तो। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे बड़े बेट्स भी इस कंपनी पे ले जा रहे हैं। तो हमें जिस तरह का रीसेंट करेक्शन था, जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, केपेक्स इसने कर लिया, लैंड एक्वायर कर लिया, अब उसे एग्जीक्यूट करने का काम इस कंपनी का है, हमें लगता है ये कंपनी तगड़े मूव दे सकती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए। आईडीएफसी दूसरी कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। हालांकि कल अच्छे बाजार में भी शॉर्ट साइड में पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हमें लगता है आईडीएफसी लंबी अवधि के लिहाज से या फिर एटलीस्ट अगले 3 महीने के हिसाब से तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। वो कंपनियां डीमर्ज होना, बैंक बन के फाइनली लिस्ट होना, आईडीएफसी हमें लगता है फोकस में आएगा। और इन लेवल्स के आसपास ध्यान रखें, बड़े लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है, बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। इन लेवल्स इससे नीचे एक्यूमुलेशन जोन है, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। एक्सिस बैंक होगा डिपेंडेबल, और जैसा कि सिलेक्टर्स शुरू से कह रहे हैं कि बैंक शेयरों पे आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे एक रैली की उम्मीद हम कर रहे हैं और उसमें फ्रंटलाइन बैंक लीड करते हुए दिखेंगे, और उसमें एक्सिस बैंक काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि 550 का स्तर अगर आप देखेंगे चार्ट तो बहुत लंबे समय से उसको सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उससे नीचे नहीं जाता है। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक मजबूरी देखने को मिल सकती है। केस फंसा हुआ है एफआईआई वाला, लेकिन वो इस मंथ एंड की जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें क्लियरेंस आने की पूरी उम्मीद है। तो सेक्टर से उस खबर को अगर आप छोड़ भी दें तो बहुत उससे ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंडामेंटली सेक्टर्स को लगता है कि अगर आज बैंक चलते हुए दिखेंगे तो उसमें एक्सिस बैंक आपको लीड करता हुआ दिखेगा। 564-65 तक के टारगेट के लिए इसमें अप्रोच करें, और 545 पे स्टॉप लॉस रखें। तो एक्सिस बैंक में सेक्टर्स खरीदारी चला दे रहे हैं। आशीष, अच्छा, ये कल के अनाउंसमेंट में फिर से फोकस करना चाहूंगा, और इसमें अगर आप किसी एनबीएफसी पे बेट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक ही बड़ी अपॉर्चुन, बड़ी वेल प्लेस्ड कंपनी नजर आएगी, वो है रेपको होम फाइनेंस। तो डिपेंडेबल के तौर पे ऑब्वियसली इस कंपनी को उतारने की सलाह है। एक तो ये कंपनी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है होम फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि जो आप घर खरीदते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस खरीदते हैं, उनके परचेज के लिए लोन्स मुहैया कराने का इस कंपनी का मुख्य कारोबार है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का जो एक्सपोजर है, 80% रेपको फाइनेंस की जो बुक है वो अफोर्डेबल फाइनेंस पर फोकस्ड है, लो कॉस्ट हाउसिंग पर ही फोकस्ड है। इनफैक्ट इस कंपनी का जो एवरेज टिकट साइज है जो ये लोन्स मुहैया कराती है, 12 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज है। तो इससे प्राइम बेनिफिशियरी इस सरकार के मूव के आपको कोई और दूसरी कंपनी शायद नजर ना आए। इस कंपनी की बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से इस कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर आप एनपीएस देखेंगे तो पिछले बार भी हमने देखा था, पिछले वित्त वर्ष के एंड तक कम होते हुए नजर आए थे एनपीएस एकदम रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे। मेरे ख्याल से मार्च में ही 0.7% पे नेट एनपीएस थे। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्मार्ट है, सैलरीड बिजनेस क्लास को ज्यादातर ही अपने छोटे लोन्स देने का काम करती थी, और होम फाइनेंस कंपनी से वैसे भी हम मान के चल रहे हैं FY16 में तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम डिलीवर करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक तो हाउसिंग की डिमांड जिस तरह से पिकअप होने की बात करी जा रही है, उसके अलावा जिस तरह से ब्याज दरें कटी हैं, 75 बेसिस पॉइंट्स जो फ्रंट लोड आरबीआई गवर्नर साहब ने ऑलरेडी कर दिया है। पहला फायदा एनबीएफसी को उस मूव का होना है। तो रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनी बड़ी अपॉर्चुन एप्टली प्लेस्ड है, हमें बेहतरीन पिक नजर आता है। 630 तक के लेवल तक यहाँ पे आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें। इनफैक्ट अगर बेहतर मोमेंटम नजर आए तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में आप फर्दर गेन्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। रेपको होम फाइनेंस आज के लिए डिपेंडेबल खिलाड़ी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी पे फोकस करेंगे।
क्रम में जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि बैंक शेयरों पे सेलेक्टर्स का आज पूरी तरीके से फोकस है, तो इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। रेशनल बिल्कुल साफ है कि बैंक शेयरों में खासतौर पे प्राइवेट बैंकों पे सेलेक्टर्स का मानना है कि सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहां से जो रैली बनने वाली है अगर मार्केट में, तो वो प्राइवेट बैंक उसको लीड करते हुए दिखेगा। और आज का दिन हमें लगता है उसके लिए, क्योंकि रैली यहां से सस्टेन करती हुई दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक खासतौर पे आप नजर रखिए, क्योंकि इसमें जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, सीएलएसए की भी, वो कह रहे हैं कि इनकी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है वो काफी हद तक डी रिस्क हो चुकी है और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इससे इनको काफी फायदा होगा। और ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो अपने ऊपरी स्तर से करीब 24% के आसपास अभी भी करेक्शन दिख रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है कि एक रिबाउंस यहां पे आएगा। 311 का लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में रखिए। इंडसइंड बैंक मिड कैप प्राइवेट बैंकों में सबसे स्ट्रांग है ये, और सेलेक्टर्स को लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें खबर ये आई थी कुछ दिन पहले, मैनेजमेंट ने कहा कि वो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में तेजी से उतरना चाहते हैं, जो बीच में उन्होंने बंद कर दिया था 4-5 साल पहले, क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं थी। अब वो एक्सपर्टाइज इनके पास आ गई है, कुछ टैलेंट इन्होंने हायर किया और उनका मानना है कि रियल एस्टेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और कल देखिए बहुत बड़ी खबर आ गई, तो दोनों को आपको रिलेट करिए, प्रेम करिए। 825 का लक्ष्य लेते हुए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलें। और कोटक महिंद्रा बैंक एक और बेहतरीन बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और इन्होंने जब से आईएनजी को अपने साथ मर्ज किया है तो पैन इंडिया प्रेजेंस जबरदस्त बढ़ गई है। एनआईएम सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इनके पास है, ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। मतलब ये तमाम बैंक आपके सामने है जो बहुत मजबूती दिखा सकते हैं। 1325 के लक्ष्य लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में भी खरीदारी करके चले। इंटरेस्टिंग इनके सेलेक्टर्स क्या सेक्टोरल पिक सटीक पड़ती हैं, जिस सेक्टर पर दाव लगाते हैं, तो ध्यान रखें तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप पिक्स हैं। डेल्टा कॉर्प सबसे पहले, एक तो हम वैसे भी बुलिश है इस काउंटर को लेकर, क्योंकि केपिक्स साइकिल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब वो जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उनको बुलाने का टाइम है। जिस स्पेस में तगड़े कैश जनरेशन का दमखम ये कंपनी रखती है, और रीसेंट करेक्शन तो हमें एक अट्रैक्टिव बेट नजर आता है। इनफैक्ट इससे पहले भी हम मेंशन करते थे डेल्टा कॉर्प, तो अब तो करेक्शन के बाद और अट्रैक्टिव हमें पता नहीं कंपनी ज्यादा लगने लगी है। आज ट्रिगर पॉइंट क्या है? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ध्यान रखें जहां पर डेल्टा कॉर्प का सबसे तगड़ा एक्सपोजर है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो ई टूरिस्ट वीजाज हैं, पहले 45 कंट्रीज को प्रोवाइड करने का काम था, अब वो ई टूरिस्ट वीजाज 31 कंट्रीज और उसमें ऐड कर दी गई हैं। डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी तो वैसे भी पसंद है, एक की ट्रिगर हो सकता है। आज के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। फ्री हिट नहीं है, ये मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। इंडिया सीमेंट दूसरा काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें, ये भी फ्री हिट नहीं है वैसे। इंडिया सीमेंट्स में लगातार तगड़े प्रेशर के बाद हमने देखा है सारे स्टॉक्स आपके आउट परफॉर्म करने वाले, सब आप फ्री हिट करके बता रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर, थैंक यू प्रोड्यूसर जी। इंडिया सीमेंट ध्यान रखें अपने रीसेंट लोज के बाद कुछ मोमेंटम दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, तमाम कंसर्न्स वे करते हुए लगातार इस कंपनी पे नजर आए थे, लेकिन अब हमें लगता है दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज डन। इंडिया सीमेंट अब लोअर लेवल से अट्रैक्टिव हो गया है, एक तो सीमेंट कारोबार को लेकर ही, और एक वैल्यू अनलॉकिंग जो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स की वैसे भी आनी है इस कंपनी में इमिनेंट है। साउथ इंडिया में हमने देखा था रियलाइजेशन इंप्रूव होते हुए नजर आए थे, उसके बावजूद इंडिया सीमेंट पर अच्छा खासा प्रेशर है। अगर ये कल का जो है पिछले कुछ दिनों से जो चार्ट्स में मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल रहा है, अगर वो सस्टेन करता है तो बहुत सीरियस अपसाइड शायद काउंटर डिलीवर कर सकता है। रडार पे रखें। आईएलएफएस इंजीनियरिंग एक और ऐसी कंपनी जिसने ऑफ लेट तो तगड़ा प्रेशर झेला है, हमें लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद अच्छे मूव्स ये काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आया। आज के लिए ऑलमोस्ट 75 तक के लेवल्स तक यहाँ पे आईएलएफएस इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त है अब फाइनली हम लोग की टीम्स के फ्री खिलाड़ी जानने का। फार्मा शेयर कैप्लिन पॉइंट फ्री हिट के तौर पर, जैसा कि हम शुरू करेंगे, बैंक और फार्मा पे ही सेक्टर्स का फोकस है। कैप्लिन पॉइंट लेना चाहिए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते की मिडिल में हमने आपको ये स्टॉक कहा था खरीद के रखिए इसमें, और वो उस समय 860 के आसपास ट्रेड करा था, 930 पे पहुंच चुका है। लगातार इसमें बाइंग देखी जा रही है, बहुत ही स्ट्रांग है। 1400-1500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इंजेक्टेबल दवाएं बनाते हैं और सेक्टर्स का मानना है कि वो काफी बड़ा है और रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है। कई सारे इनके प्रपोजल्स जो है यूएस में अप्रूवल्स के लिए पड़े हुए हैं, जो इस साल के अंत और अगले साल के शुरुआत में आएंगे। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि अभी से इसमें बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। तमाम सारे जो स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड हैं उनके पोर्टफोलियो में आप इसको देखेंगे, एचएनआईज के पास देखेंगे, तो बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में ये स्टॉक है और फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके के इनके प्रपोजल्स पड़े हुए हैं अप्रूवल के, उनके आने लगभग तय, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने पहले यूएसएफडीए ने इनकी प्लांट्स का दौरा भी किया है हैदराबाद में, तो वो अप्रूवल हो चुके हैं और अब प्रोडक्ट के बाकी है
इसीलिए इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और एक बहुत बड़ा केस ये हो सकता है कि इंजेक्टेबल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस समय जिस तरीके की दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा है। सेक्टर को लगता है कि केस आगे जाते हुए इस कंपनी में स्टेक कभी बन सकता है, लेकिन फिलहाल 965-970 का लक्ष्य लेके चलिए। हाल फिलहाल में ये 1000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसलिए इसमें एक अच्छी तेजी की उम्मीद हम कर रहे हैं। 925 पे स्टॉप लॉस रखिए। आशीष, टेक्समैको इंफ्रा होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। जैसे कई लोग टेक्समैको के नाम से जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर जैसे आ रहा है। ये कंपनी इंफ्रा और इंजीनियरिंग स्पेस पे प्राइमरीली डिपेंडेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। कंसंट्रेटेड बिजनेस मॉडल है जिसमें रियल एस्टेट, छोटे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं। इस कंपनी के इस इंफ्रा के साथ साथ ध्यान रखें ये कंपनी का रेलवे में भी एक्सपोजर है। कैसे? इस कंपनी की सब्सिडरी है टेक्स रेल, यानी कि टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, जिसमें टेक्समैको इंफ्रा का ऑलमोस्ट 26% के आसपास का स्टेक है। तो इंटरेस्टिंग है, दो बड़ी पॉकेट जिसमें मोदी सरकार ने पहले 1 साल में काफी काम किया है और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बाजार लेकर। एक तो इंफ्रा है, दूसरा रेलवेज है, और दोनों का परफेक्ट बेट देती है ये कंपनी टेक्समैको इंफ्रा। तो उस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन हमें नजर आता है। ध्यान रखें इस कंपनी के साथ एक और हाईलाइट है, सरोज पोद्दार जो कि प्रमोटर एंटिटी को बिलोंग करते हैं। वैसे भी ऑफलेट प्रमोटर्स का अगर आप स्टेक देखेंगे तो धीरे धीरे इंचअप होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे ख्याल से सरोज पोद्दार जी ने यहाँ पे स्टॉक एक्वायर करे हैं, करीब 50 से 55 हजार शेयर्स के आसपास कल ओपन मार्केट के जरिए फिर से एक्वायर हुए हैं। तो प्रमोटर्स में जो हल्की धीरे धीरे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बड़ा अट्रैक्टिवली प्लेस करता है स्टॉक को। वैसे भी स्टॉक अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। मेरे ख्याल से 52 वीक हाईज ऑलमोस्ट 55 रुपए के आसपास थे, वहां से ऑलमोस्ट 40 से 45% के आसपास का करेक्शन इस कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, जो अपने ईयर लो से 27-28 के उसके बेहद करीब कामकाज करता हुआ। एक तो अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक्सपोजर जिन सेक्टर में एटलीस्ट उनको लेकर आउटलुक बड़ा स्ट्रांग है। प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में जो धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा करेक्शन जो दिखा रहा है, हमें लगता है अट्रैक्टिवली प्राइस है कंपनी खरीदारी करने के लिए। हालांकि फाइनेंशियल्स में अब तक, हालांकि इस स्पेस की ज्यादातर कंपनी में यही हाल है, फाइनेंशियल्स में अब तक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, पर हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल के लिए बेट लेना चाहिए, जिस तरह के हमने हाईलाइट पॉजिटिव साइड में करे हैं। खरीदारी करके चलें, कन्विक्शन के साथ बेट। जब फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, तब जब फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा तब कन्विक्शन के साथ यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। लेकिन अट्रैक्टिवली प्राइस इस समय नजर आती है। ट्रेडिंग के लिहाज से जरूर दाव लगाने के शायद मौके ढूंढने चाहिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस में रडार पे हैं आखिरी के 3 खिलाड़ी, यानी कि टेल एंडर्स, और यहां पे हम फोकस करना चाहेंगे बिकवाली पर। शुरुआत में ट्रेड इनिशिएट ना करें। अगर बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव आता है तो ये शायद मौके देंगे आपको डाउनसाइड रिस्क यहां पे खुलती हुई नजर आए। भारतीय एयरटेल चार्ट्स पे बेहद मजबूत है, अपने रीसेंट हाईज के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें। अगर बाजार में दबाव आता है तो शायद इन लेवल से थोड़ी सी अनवाइंडिंग का प्रेशर ये कंपनी झेल सकती है। वैसे भी नाइजीरिया में जो टावर बिजनेस बेचने की बात थी, उसको लेकर खटाई में वो डील पड़ती हुई, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा इन लेवल्स के आसपास शायद बिकवाली इनिशिएट करने का। येस बैंक, हालांकि इससे पहले भी जब ये राणा कपूर मधु कपूर डिबेट या कोर्ट केसेस चलते रहे, तब भी हमने हाईलाइट करा था कि ओवरहैंग है, तब भी ये स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ध्यान रखें, रेजिलियंट रहा है, स्ट्रांग मूव्स दिए, लेकिन कल का वर्डिक्ट थोड़ा सा, या फिर आउटकम आया है, थोड़ा सा धक्का देने वाला है। हमें लगता है वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं थोड़ा सा हावी होती हुई नजर आएंगी सेंटिमेंट्स पे। येस बैंक को उस लिहाज से शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पिछले इंस्टेंसेस में ऐसा नहीं हुआ था, स्टॉक मूव अपसाइड ही दिखा रहा था, इसलिए शुरुआती ट्रेंड भांप लें, उसके बाद ही ये ट्रेड इनिशिएट करें 798 के लेवल्स। टाटा स्टील, इनफैक्ट मेटल एज अ पैक में फास्ट था वो, जो कल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस इंडस्ट्री को। अभी भी चाइना से इंपोर्ट बेहद सस्ता होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के प्राइसेस के मुकाबले। तो कल वो सेंटिमेंट किकर आया था। हमें लगता है, हो सकता है आज के दिन भी कुछ स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए, लेकिन इवेंचुअली इन कंपनीज के हालात में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। उस लिहाज से हमें लगता है शायद टाटा स्टील जो कल 3-4% ऊपर आ चुका था, शायद बिकवाली का प्रेशर हावी हो सकता है, तो शायद 300 के नीचे काउंटर जाता हुआ नजर आए, तो उस लिहाज से इसको आप रडार पे रखें। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। पीसी ज्वेलर्स खरीदारी की सलाह होगी, कल सेलेक्टर्स ने सुझाया था और बहुत ही शानदार रिटर्न इसने आपको दिया, 370 पे जाके करीब ये बंद हो रहा है। सेलेक्टर्स में लगता है कि जिस तरह से डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसमें देखने जा रही है, उसके से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी यहाँ पे और ज्यादा अपसाइड बाकी है। 381 का लक्ष्य रखिए, 365 पे स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चले।
एशियन पेंट्स अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। ताजा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम ब्रोकरेजेस की, उसमें लक्ष्य बढ़ा के 850 के आसपास किया जा रहा है। हमें लगता है कि 730 का टारगेट इसमें इजिली अचीव होता हुआ दिखेगा। 705 पे स्टॉप लॉस रखे। अंत में एक स्टॉक बिकवाली गया है, टेक महिंद्रा। यहाँ पे तमाम रिपोर्ट्स बहुत नेगेटिव आ रही हैं सेक्टर्स को, लगता है यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। 530 के आसपास का लक्ष्य रखिए, उसमें बिकवाली करें। 555 पे स्टॉप लॉस भी रखें। तो इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि सीएनबीसी आवाज पे तुरंत लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार का होगा मॉर्निंग टिकर।